हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले अपने एक न्यू सब्जेक्ट को, जो कि DWDM यानी डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है KOE 093। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे विथ 3 ईयर PYQ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेटा वेयर हाउस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, डेटा वेयर हाउस है क्या। डेटा वेयर, क्योंकि जो सब्जेक्ट के नेम में ये टर्म आ रही है, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग, जिसका क्वेश्चन है कि 2021, 22, 23, 24 यानी सेक्शन ए में 2 नंबर में हमेशा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेटा वेयर हाउस को हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, आपको DWDM की बुक चाहिए, तो आप वहाँ लाइब्रेरी के अंदर गए, वहाँ आपने देखा जो बुक्स हैं वो सारी इधर उधर फैली हुई हैं, कोई भी बुक ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ अपनी बुक ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम आपको कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बुक मिल गई। एक दूसरा तरीका क्या किया, आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में शेल्फ बने हुए हैं वहाँ और लिखा हुआ है ऊपर स्टिकर से कि भाई ये इंग्लिश की बुक यहाँ रखी हुई है, DWDM की है, मैथ्स की है। तो आप गए तुरंत DWDM के शेल्फ में गए, वहां से अपनी बुक निकाल ली। तो कौन सा अच्छा तरीका है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो डेटा है, वहाँ जो बुक्स है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे में रखी हुई है, जब आपको जरूरत हो या आप गए और आपने ले लिया। इसी तरीके से डेटा वेयर हाउस हमारा काम करता है। जो हमारी बिग कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, ये क्या होता है, इनके पास जो यूज़र का बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा होता है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो डेटा को स्टोर कर सके, और डेटा को स्टोर के साथ साथ उस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर सके। जब भी उनको ज़रूरत हो वो वहां से ले ले। तो वो जो जगह है जहां हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, अ डेटा वेयर हाउस इज लाइक अ बिग स्टोरेज रूम वेयर कंपनी कीप ऑल इट्स इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेफली इन एन ऑर्गेनाइज वे। डेटा वेयर हाउस क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं बिग स्टोरेज रूम है, जिसके अंदर कंपनी जो है अपनी इंफॉर्मेशन को सेफली एंड ऑर्गेनाइज वे में रखती है। इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अरेंज इट प्रॉपरली एंड मेक इट इजी टू फाइंड व्हेन नीडेड। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डेटा को लेता है, कलेक्ट करता है और उनको ऑर्गेनाइज करता है, जब हमें जरूरत हो तब हम ताकि इजीली उसे ले सकें। अब डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई डेटा वेयर हाउस, नॉर्मली जो हमारे डेटाबेस होता है उसमें क्या है, हम उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं। तो वही डेटाबेस में क्यों स्टोर नहीं करें, क्योंकि डेटाबेस में जो हम एक लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट जो डेटा वेयर हाउस है वो एक इतना बड़ा चीज़ है, लाइक आप समझ सकते हो बिग स्टोरेज रूम है, जिसके अंदर बहुत बल्क डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब नॉर्मल जो छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो तुरंत डेटा वेयर हाउस नहीं खरीदती, ना ही उनके पास इतने पैसे होते, ना ही वो सोचते कि भाई हमें डेटा वेयर हाउस खरीदना है, क्योंकि उनके पास इतने यूजर या जो उनका कंपनी का डेटा होता है उतना नहीं होता। जब कंपनी ग्रो हो जाती है, जब हमारे पास बहुत बल्क में डेटा हो जाता है, तब हम डेटा वेयर हाउस के बारे में सोचते हैं कि भाई हम डेटा वेयर हाउस लेंगे और उसके अंदर अपने डेटा को स्टोर कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस कॉम्पोनेंट। अब हमने देखा कि भाई डेटा वेयर हाउस कर क्या रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है और डेटा को अनऑर्गेनाइज वे से ऑर्गेनाइज वे में उसे स्टोर कर रहा है अपने अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो भाई जब ये स्टोर कर रहा है तो कुछ तो प्रोसेसेस होंगे, कुछ तो स्टेप्स होंगे जो उसे करने पड़ते होंगे, वही कहलाता है हमारे डेटा वेयर हाउस कॉम्पोनेंट्स। अब ये इसका पूरा एक ब्लॉक डायग्राम टाइप है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है सोर्स डेटा। सोर्स डेटा ये बताता है कि जो हमारा रो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है। रो डेटा हमारा इंटरनल डेटा है, एक्सटर्नल डेटा है, एक्सटर्नली आ रहा है वो कहीं से, प्रोडक्शन का डेटा है, क्लाइंट का डेटा है, कंपनी का डेटा है। तो वो बताता है हमारा सोर्स डेटा कि हमारा डेटा आ कहाँ से रहा है। अब हमारे पास डेटा आ गया, क्या जो जैसे भी डेटा आया अब हम उसे तुरंत के तुरंत डेटा वेयर हाउस में थोड़ी स्टोर कर देंगे, या कर दोगे आप, नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सोर्स डेटा है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आया। अब हमारे पास डेटा तो आ गया, बट हो सकता है डेटा में कुछ एरर हो या कुछ उसके अंदर डुप्लीकेट्स हो। तो सबसे पहले हमें कैसी जगह चाहिए भाई, हम डेटा को रख सके और चेक कर सके भाई उसके अंदर एरर तो नहीं है, उसके अंदर डुप्लीकेट तो नहीं है, ताकि हम उसे रिमूव कर सके। तो हमें एक ऐसी टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए जहां हम उसको रख सकें। तो हमारे पास एक डेटा स्टेगिंग होता है, जो क्या करता है, एक टेम्परेरी हमारे डेटा को स्टोर करता है, उसके अंदर से एरर को रिमूव करता है, उसके अंदर से जो डुप्लीकेट्स डेटा होता है उनको रिमूव करता है। अब हमने भाई एरर भी रिमूव कर दिए, डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिए। अब हम क्या करते हैं, सीधा डेटा वेयर हाउस के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं। अब भाई बात आती है मेटा डेटा। मेटा डेटा हमें क्या बताता है कि भाई ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर कहाँ स्टोर होगा, ये कौन बताता है, हमारा मेटा डेटा, ठीक है।
अब ये जो हमारे डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, अब हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आया हुआ है। अब हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा है, कुछ प्रोडक्शन का डेटा है, कुछ हमारे पास कंपनी की डिटेल्स है, कुछ क्लाइंट्स की है। तो क्या आप सबको एक साथ लेके डेटा वेयर हाउस के अंदर डाल दोगे? ऐसे थोड़ी करोगे। हम क्या करेंगे, अब कर देंगे कि भाई एक शेल्फ, जैसे हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया, तो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं, क्या आप उन्हें एक ही शेल्फ के अंदर रख लोगे या ऐसे मिक्सअप करके रख दोगे? वो तो एक ही बात हुई ना। फिर तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं या चंक्स बना लेते हैं पर्टिकुलर डेटा की, कि हमारे पास प्रोडक्शन डेटा है तो उसका एक चंक्स बना लिए, हमारे प्रोडक्शन डेटा हो गया। एक हमारा क्लाइंट का डेटा हो गया तो ये क्लाइंट का चंक्स बना दिया। तो हम चंक्स बना रहे हैं, किसके अंदर बनाते हैं? डेटा मार्ट्स। अब इन्हीं को हम बोलते हैं मार्ट्स, कि ये जो है हमारा प्रोडक्शन मार्ट्स है, ये हमारा क्लाइंट मार्ट्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलरली डेटा है कि हमारा ये टोटल, इसके अंदर क्लाइंट मार्ट्स के अंदर क्लाइंट का डेटा होगा, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन का डेटा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हम मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को इजीली एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है। अब अब जो यूज़र है, यूज़र को जो डेटा है वो पाई चार्ट की फॉर्म में चाहिए। यूज़र कहता है कि भाई मुझे जो आप आउटपुट दो वो पाई चार्ट की फॉर्म में दो। दूसरा यूज़र कहता है बार ग्राफ में दो। एक कहता है मुझे ट्री की फॉर्म, वो टेबल की फॉर्म में दो। तो ये जो सब काम है भाई, हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कन्वर्ट कर सके। तो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी क्या करता है, डेटा बेस से डेटा को लेता है, यूजर के अकॉर्डिंग डेटा को कन्वर्ट करता है। हमारे पास डेटा वेयर हाउस में डेटा तो है, तो वो क्या करेगा, डेटा मार्ट्स में जाएगा, जो भी डेटा चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट का डेटा चाहिए वो क्लाइंट का डेटा लेगा। बट यूजर क्या चाह रहा है कि जो मेरे पास क्लाइंट का डेटा है वो मेरे किस में है, पाई चार्ट की फॉर्म में है। तो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी क्या करेगा, उस डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट करेगा। अब भाई जब वो कन्वर्ट कर रहा है तो उसे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स तो लग रही होंगी। तो वो टूल्स एंड टेक्निक क्या है, वो है डेटा माइनिंग, OLAP, रिपोर्ट एंड क्वेरी। इनकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, डेटा को कन्वर्ट कर रहा है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजर। पाई चार्ट हो, वो बार ग्राफ हो, टेबल हो, या कुछ भी हो। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का नेम से ही पता चल रहा है कि क्या करता है, पूरे डेटा वेयर हाउस को मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा वेयर हाउस जो है रन करेगा स्मूथली, कोई एरर नहीं आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने का किसका काम है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। अब आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट होते क्या क्या हैं। ठीक है, अगर ये आपको एक समझ आ गया तो आप खुद से इसके अंदर काफ़ी चीज़ें खुद से ऐड ऑन कर सकते हो। बट मैं फिर भी आपको प्रॉपर नोट्स में मिलेगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पहले डायग्राम बना के आना प्रॉपरली, एक एक किस तरीके से टॉपिक के लाइक एक कंपोनेंट के अंदर कितना आपको लिखना है और क्या क्या लिखना है। अब सबसे पहले सोर्स डेटा है, तो सोर्स डेटा के अंदर क्या लिखना है, दिस इज वेयर द रूम रो दिस इज वेयर द रो डेटा कम फ्रॉम। ये एस क्या है, जहाँ से हमारा रो डेटा आता है। डेटा स्टोरेजिंग क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, जहाँ हम टेम्परेरी अपने डेटा को स्टोर करते हैं और उसके अंदर से क्या करते हैं, डुप्लीकेसी और एरर्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस, DBMS क्या है, ये हमारी एक मेन स्टोरेज है जिसके अंदर जो भी हमारा प्रोसेस डेटा है और क्लीन डेटा है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डेटा मार्ट्स क्या है, ये स्मॉल सेक्शंस होते हैं जो डेटा वेयर हाउस के अंदर हम क्रिएट करते हैं। लाइक जैसे एक सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, HR का हो गया। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस क्या है, ये स्पेशल टाइप की स्टोरेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से यानी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से अपने डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी। इंफॉर्मेशन डिलीवरी क्या बताता है कि जो यूजर के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा, ये यूजर कौन सा डेटा चाहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। हाउ यूजर एक्सेस डेटा, और ये बताता है कि यूजर जो है किस तरीके से डेटा को एक्सेस करेगा। अब उसके बाद हमारी कुछ टेक्निक्स जो होती है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, गेम होता है ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट के अंदर हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। इसी तरीके से डेटा माइनिंग क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, उसके अंदर से क्या करता है, कुछ यूजफुल या वैल्यूएबल जो भी डेटा होता है, हिडन डेटा होता है, उसको क्या करता है, फाइंड करता है। यही होता है हमारा डेटा माइनिंग का काम। OLAP क्या करता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, एनालाइज करता है डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। ठीक है। रिपोर्ट एंड क्वेरी क्या है, ये जनरेट करता है रिपोर्ट और जो भी क्वेश्चन यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेरी को ये रिजॉल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या कहता है कि डेटा वेयर हाउस स्मूथली रन करेगा, डेटा सिक्योर रहेगा और जो भी आपको यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिएगी
राइट इन्फॉर्मेशन उसको वो ला के देगा। वैसे नहीं यूजर सेल्स का डेटा मांग रहा है, आप उसको HR का डेटा दे रहे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये एंश्योर करने का किसका काम है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा वेयर हाउस क्या है एंड डेटा वेयर हाउस के कॉम्पोनेंट क्या है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि हम डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस। आपको क्या बताना था कि डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स आपको बतानी थी। तो इसमें लिखा हुआ क्या है? बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस इज लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ लाइब्रेरी वेयर ऑल कंपनीज डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड मेड इजी टू एक्सेस फ्रॉम फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा वेयर हाउस क्या है? आप ये समझ लीजिए आप एक बड़ी लाइब्रेरी को क्रिएट करें जिसके अंदर आप कंपनी का डेटा को स्टोर करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करेंगे, ताकि जब आपको ज़रूरत हो, जब यूज़र को ज़रूरत हो, तो वो इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है। आपको जो उसके स्टेप्स होते हैं, पहला आइडेंटिफाइंग द बिजनेस नीड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी के लिए डेटा वेयर हाउस तो ले रहे हो, बट क्यों ले रहे हो, आप डेटा वेयर हाउस से चाहते क्या हो। ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। वही इसके अंदर लिखा हुआ अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी वांट्स फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंपनी डेटा वेयर हाउस से आखिर चाह क्या रही है। ठीक है, पहला स्टेप होता है। आपको पता चलेगा कि भाई आप डेटा वेयर हाउस से क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है डेटा। डेटा वेयर हाउस के अंदर आप डेटा को ही तो स्टोर करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपको क्या करना है? डेटा को कलेक्ट करना है। लाइक डेटाबेस से आपने डेटा लिया, ऑनलाइन सिस्टम से डेटा लिया, सेल्स रिकॉर्ड से आपने डेटा लिया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब वही बात आती है, भाई हमने डेटा को तो कलेक्ट कर लिया, बट अब हमें देखना है कि डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे? डेटा स्टेजिंग का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? अपने डेटा को क्लीन करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे। ये क्या है? द कलेक्टेड डेटा इज ऑफन मैसिव विद एरर एंड डुप्लीकेट। जो हमारे पास कलेक्टेड डेटा है वो बहुत ज्यादा मैसी है और बहुत एरर्स है उसके अंदर, बहुत डुप्लीकेसी है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर उसको क्लीन करेंगे। अब एक हमारा होता है ETL प्रोसेस। ETL की फुल फॉर्म क्या? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं? डेटा वेयर हाउस से, डेटा वेयर हाउस में जब हम स्टोर करते हैं ना, तो उससे पहले हम ETL को परफॉर्म करते हैं। जो ये क्या करता है? हमारे डेटा को क्लीन करते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। पहले एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है, जिस भी फॉर्म में हमें ट्रांसफॉर्म करना हो, तो देन उसको हम लोड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे स्टोरिंग डेटा इन द डेटा वेयर हाउस। अब हमने एरर को रिमूव कर दिया, डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया, तो हम बेसिकली क्या करेंगे? अपना जो डेटा है उसे डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या कर देंगे? सिंपली स्टोर कर लेंगे। अब भाई डेटा वेयर हाउस के अंदर अब हमने स्टोर कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा डेटा मार्ट्स बनाना। डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बेस पे उसके डेटा मार्ट्स को क्रिएट करना। लाइक सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का होगा, फाइनेंस का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। आपको फिर क्या करना है? मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस का यूज करना है। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा एनालिसिस हो वो क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं? हम मल्टीपल डायमेंशंस की हेल्प से अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेरी, रिपोर्टिंग एंड डेटा माइनिंग। ये वही स्टेप है OLAP जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट में बताया। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड कंट्रोल। वही रेगुलर आपको अपडेट करना, सिक्योरिटी को चेक करते रहना, परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। तो ये सब काम किसका? मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग डेटा वेयर हाउस का। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 8 स्टेप्स थे। ये क्वेश्चन वही था जो कंपोनेंट का था, बट आपको इसमें कंपोनेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट को नहीं बताना था, आपको वही स्टेप्स को बट थोड़े डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन करना था। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग द डेटा वेयर हाउस टू द मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। आपको एक्सप्लेन करना था कि डेटा वेयर हाउस किस तरीके से मैप होता है मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर से। अगर मैं डेटा वेयर हाउस की बात करूं तो डेटा वेयर हाउस के अंदर हम छोटा सा डेटा तो स्टोर नहीं करते। छोटा सा डेटा अगर हमें स्टोर करना हो तो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है, बट जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है तब हम डेटा वेयर हाउस का यूज करते हैं। अब जब हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हाई प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई एफिशिएंसी चाहिए। इसलिए तो भाई अगर हम जब भी हमें ज़रूरत हो, प्रोसेसिंग स्पीड इतनी हाई होनी चाहिए कि हमें तुरंत की तुरंत डेटा मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि प्रोसेसिंग स्पीड इतनी स्लो है कि हमें डेटा 1 घंटे बाद मिल रहा है या बहुत टाइम ले रहा है। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो उसको हैंडल करने के लिए भी कुछ चीज़ ऐसी चाहिए ना जो उसको हैंडल कर सके इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को।
जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर रहा है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज कर रहा है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। Our data warehouse store and processes large volume of data requiring high speed processing for analysis and reporting. डेटा वेयरहाउस क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को, प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। अब भाई जब आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हो तो भाई स्पीड भी हमें हाई चाहिए। ऐसे नहीं कि डेटा तो आपने बहुत ज़्यादा स्टोर करा दे, स्पीड आपकी वही बहुत स्लो है, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो टू हैंडल दिस एफिशिएंसी अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज यूज्ड वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस वर्क टुगेदर टू मैनेज द वर्कलोड। तो इसको हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जो क्या करता है? मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ वर्क कराता है ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो मैनेज हो सके। आई होप आपको क्लियर होगा। दिस इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। जब हम मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं तो वो क्या करता है? हमारी परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। अब वाई यूज मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर फॉर अ डेटा वेयर हाउस। अब भाई हम क्यों ही यूज कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का? तो आ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में स्ट्रगल विद हैवी डेटा प्रोसेसिंग लीडिंग स्लो परफॉर्मेंस। अगर हम एक सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? इतने बल्क डेटा के साथ वो प्रोसेसिंग स्पीड उसकी वो आ पाएगी नहीं। वो तो ऐसी होगा कि भाई आज हम प्रोसेस डेटा में चाहिए, वो कल को प्रोसेस करके दे रहा है, इतनी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो वो तो चीज़ हमें नहीं चाहिए। वो तो ऐसी स्ट्रगल ही करता रह जाएगा और हमारा जो सिस्टम है या जो हमारी कंपनी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ तो नहीं करनी। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का यूज करते हैं, जो क्या करता है? हमारे डिवाइडिंग टास्क अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। क्या करता है? जो भी हमारे टास्क होते हैं उनको डिवाइड कर देता है मल्टी प्रोसेसर को, ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो सके। ये ऐसे नहीं कि वन बाय वन काम करता है साइमल्टेनियसली कि पहले ये करेगा फर्स्ट, ये पैरेलली वर्क करते हैं ताकि जो हमारे एग्जीक्यूशन है वो क्या हो सके? फास्ट हो सके। हैंडल मल्टीपल क्वेरी एट द सेम टाइम। ये मल्टीपल क्वेरीज एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं? उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो पैरेलली वर्क हो रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये वाला प्रोसेसर 1 भी प्रोसेसर, 2 भी प्रोसेसर, 3 भी। तो ये क्या करें? पैरेलली वर्क करें, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रही है, और जो हमारे एग्जीक्यूशन है वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का हम डेटा वेयर हाउस के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं। अगर वही मैं बात करूँ इसके टाइप की, तो इसके 3 टाइप आते हैं। पहला आता है हमारा शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें प्रोसेसेस शेयर करते हैं कॉमन मेमोरी और डेटाबेस को, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ये कैसे प्रोसेसेस है हमारे जो कि शेयर्ड, जिनकी मेमोरी जो है वो सेम मेमोरी को शेयर करता है, सेम डेटाबेस को शेयर करते हैं, तो वो हमारे आते हैं शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के अंदर। शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर में क्या होता है? जिसमें प्रोसेसेस अपनी ही मेमोरी होती है बट उनके पास जो डिस्क स्टोरेज है वो क्या होता है? सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर। थर्ड होता है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? कि भाई प्रोसेसेस ना ही तो अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ना ही डेटाबेस शेयर कर रहे हैं, ना ही अपने डिस्क को शेयर करें, यानी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। आई होप आपको क्लियर होगा कि मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस। अब आपको क्या बताना है? डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस सिस्टम के अंदर डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हमारे क्या एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई पर्पस। डेटाबेस सिस्टम का पर्पस क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, बट जो डेटा वेयर हाउस है उसको हम किस लिए यूज करते हैं? एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्योंकि अगर आपको डेटा वेयर हाउस के अंदर अगर आपने अपना 10 साल पुराना डेटा आपको चाहिए, तो आप डेटा वेयर हाउस से वो डेटा लोगे, उसको आज के डेटा से आप कंपैरिजन कर सकते हो, कुछ एनालाइज कर सकते हो, कुछ डिसीजन ले सकते हो, बट ये चीज़ आप डेटाबेस सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप की, तो ये करंट डेटा रियल टाइम के डेटा पे वर्क करता है, बट ये क्या? हिस्टोरिकल डेटा पे भी वर्क करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? नॉर्मलाइज होता है, इसका डीनॉर्मलाइज होता है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है? रिलेशनल टेबल्स, जो आपने डीबीएमएस में पढ़ी होंगी ना, रिलेशनल टेबल्स, तो इसके अंदर वो होती हैं, यानी जो हमारा डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। बट जो डीनॉर्मलाइज है, ये क्या? स्टार स्कीमा, स्नोफॉक्स स्कीमा है, उन सब का वो यूज करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस क्या है।
डेटा सोर्स, अब जो डेटा सोर्स है इसका क्या है, सिंगल सोर्स, यानी जो डेटाबेस सिस्टम के अंदर डेटा आता है वो सिंगल सोर्स से आता है, बट इसके अंदर क्या मल्टीपल सोर्सेज है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, डेफिनेशन में ये यही बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डेटा वेयर हाउस क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल होती है, इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो रीड राइट ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका डेटा रिट्रीव और एनालिसिस प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है। डेटा वॉल्यूम जो इसमें हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा और करंट डेटा को स्टोर करते हैं, बट इसमें क्या हिस्टोरिकल डेटा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। प्रोसेसिंग टाइप देखें तो OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है इसमें प्रोसेसिंग टाइप। इसमें क्या आता है OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का ये यूज करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ2 2022-23 और 23-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। आपको क्या बताना था, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को एक्सप्लेन करना था। अब मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल कुछ नहीं होता, एक तरीके से यही होता है कि डिफरेंट डायमेंशन से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं, तो उन्हीं डायमेंशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस सो दैट इट कैन बी एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या है, एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, मल्टीपल परस्पेक्टिव्स के या डिफरेंट परस्पेक्टिव की हेल्प से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकें। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ, थिंक ऑफ इट लाइक अ रूबिक क्यूब। जो आपने रूबिक क्यूब देखा होगा वो उसी की तरह से आप समझ सकते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक यू कैन लुक एट रूबिक क्यूब फॉर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स लाइक कलर, रो एंड कॉलम। अब जैसे रूबिक क्यूब है तो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आप कलर देखते हो, उसका रो वाइज देखते हो, कॉलम वाइज देखते हो, तो ये क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख रहे हो कि भैया मैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल अलाउ यूजर टू एनालाइज डेटा फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। इसी तरीके से जैसे रूबिक क्यूब के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हो, इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हमें अलाउ करता है यूजर को कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डेटा को एनालाइज कर सके। अब वो डायमेंशंस क्या है, वो टाइम हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल्स हो सकता है, किसी की भी हेल्प से अपने डेटा को एनालाइज कर सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हमारा क्या होता है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के अंदर, वो देख लेते हैं। पहला आता है फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी मेजर्स, दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज वी एनालाइज। जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो आती हैं हमारी फैक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, टोटल सेल कितनी हुई, हमारे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, तो ये सब क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी इनकी। ऐसे तो है नहीं कि भाई ये तो पूरा पैराग्राफ में आएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नहीं नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी फैक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आती है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या बताता है, दीज आर कैटेगराइज यूज टू एनालाइज फैक्ट। जो ये ऐसी कैटेगराइज होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, डेटा के फैक्ट्स को एनालाइज करते हो। लाइक जैसे टाइम हो गया, रीजन हो गया, इनके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर रहे हो। नेक्स्ट है डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है हर डायमेंशन की। अगर कोई भी डायमेंशन है, सेल्स है, प्रोडक्ट है, जो भी है, सेल्स है, प्रोडक्ट है, जो भी है आपका डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी डिस्क्रिप्टिव यानी इंफॉर्मेशन होगी वो किसके अंदर होगी, हमारी डायमेंशन टेबल के अंदर होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे हमारा टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल मॉडल। तो सबसे पहले आता है हमारा डेटा क्यूब। डेटा क्यूब का क्वेश्चन नेगेटिव 2022-23 में पूछा गया था। अब भाई डेटा क्यूब क्या होता है, डेटा क्यूब एक टाइप का हमारा मल्टी डायमेंशनल मॉडल ही है। जब भी हमें डेटा को मल्टी डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा क्यूब का यूज करते हैं। अब आप डेटा क्यूब को समझोगे, किसी एक डेटा को मल्टीपल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटा क्यूब। ठीक है, क्या करता है, किसी भी एक डेटा के मल्टीपल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक डेटा, इसके मल्टीपल डायमेंशंस क्या है, टाइम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, तो उसकी डायमेंशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा डेटा क्यूब्स। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, अ डेटा क्यूब इज अ मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थिंक थिंक ऑफ इट एज अ क्यूब 3D। जैसे हमारा 3D बॉक्स होता है ना, उसी तरीके से ये हमारा डेटा क्यूब होता है।
जहाँ वेयर ईच डायमेंशन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एट्रीब्यूट। जो हमारा 3D बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी डायमेंशंस होती हैं वो अलग अलग डायमेंशन अलग अलग एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे मल्टीपल डायमेंशंस हैं, हम डेटा के जो मल्टीपल डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेटा क्यूब की हेल्प से। जैसे आप समझ सकते हैं, लाइक हमारे पास डायमेंशंस हैं टाइम, लोकेशन और प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या मल्टीपल डायमेंशंस हैं, तो मल्टीपल डायमेंशंस एक ही डेटा के मल्टीपल डायमेंशंस है, तो हम इसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा क्यूब्स की हेल्प से हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप डायग्राम देख रहे हो तो ये क्यूब टाइप का होता है, जिसके अंदर आप देखो कि P1 क्या है, जो P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है। T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। L1 L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी लोकेशन। तो जैसे कि हमारे जो डेटा है ब्लॉक 1 के अंदर हम अपने डेटा के मल्टीपल डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ब्लॉक है ये T1, ये हमारे T1 टाइम पे है, P1 प्रोडक्ट है और L1 हमारा लोकेशन पे है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारे स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा भी हमारा क्या एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल ही है। अब स्कीमा का जो मतलब होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया या विजुअलाइजेशन हो गया, उसको ये हम स्कीमा बोलते हैं। तो स्टार स्कीमा का मतलब क्या है कि कभी भी आप अपने जो भी डायमेंशंस हैं उनको, अगर उसको आप लाइक इसका स्ट्रक्चर स्टार की तरह आ रहा है तो आप उसको बोलते हो वो आपका क्या है, स्टार स्कीमा है। अब स्टार स्कीमा का जो है उसके अंदर दो चीजें होती है, पहला होता है हमारी फैक्टेबल, दूसरा होता है डायमेंशन स्टेबल। जो फैक्टेबल होते हैं भाई, ये फैक्टेबल क्या होती है, फैक्टेबल के अंदर फैक्ट्स होते हैं, और जो हमारा मेन डेटा होता है ना वो किसके अंदर हम स्टोर करते हैं, फैक्टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है ये हमारी डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल क्या होता है, एट्रीब्यूट ऑफ द गिवन डायमेंशन, कि इस डायमेंशन के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं वो स्टोर करता है। इस डायमेंशन के क्या क्या एट्रीब्यूट है वो इसमें स्टोर होंगे, इस डायमेंशन के क्या क्या एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर स्टोर होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब फॉरेन की ये जो फैक्ट टेबल है ना, जो भी जितनी भी हमारी डायमेंशन टेबल होती है उनकी फॉरेन की किसके अंदर होती है, हमारी फैक्ट टेबल के अंदर, और इनकी प्राइमरी की तो अपने पास ही होती है। क्लियर है आपको कि फैक्ट जो हमारे स्टार स्कीमा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब उसका जो डायग्राम है वो आपको क्या दिख रहा है कि स्टार की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये क्या है, हमारा स्टार स्कीमा। इसके अंदर यही लिखा हुआ है सेंट्रल फैक्टेबल। इसके अंदर एक सेंट्रल फैक्टेबल होती है जो मेन डेटा को स्टोर करती है, कनेक्ट करता है मल्टीपल डायमेंशन टेबल को, इसको जैसे D1 D2 D3 D4। और ये क्या होता है, सिंपल होती है और फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा, जो कि हमारे 2022-23 और 23-24 में लगातार 2 साल इसका क्वेश्चन आया है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, आप इसका डायग्राम देखो तो ये होता है इसका डायग्राम। अब ये जो स्नोफ्लेक स्कीमा है ना, ये सेम बिल्कुल हमारा स्टार स्कीमा की तरह ही है, बट उसमें एक चीज़ है, यहाँ जो हमारे स्टार स्कीमा था ना जिसमें फैक्टेबल होती है, ये क्या होता है, नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है। बट इसमें जो फैक्टेबल होती है स्नोफ्लेक स्कीमा में वो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं होती, नॉर्मलाइज यानी रिलेशनल टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर ये जो फैक्टेबल हमारी नॉर्मलाइज हो जाए तो स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डिफरेंस आपको समझ आया, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में एक ही है फैक्ट टेबल की नॉर्मलाइजेशन का, उसमें फैक्ट टेबल नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है, इसमें नहीं होती। अब ये जो फैक्ट टेबल है सेम ही काम है, जो मेन डेटा है उसको स्टोर करेगी। D1 D2 D3 D4 D5 के डायमेंशन टेबल है, ये क्या करेंगे, जो भी डायमेंशन उनके एट्रीब्यूट को अपने अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। सेम ही वर्क है, बस एक ही चीज़ है इसके अंदर कि भाई फैक्ट टेबल इसमें नॉर्मलाइज नहीं होती। एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायमेंशन के अंदर से ड्राइव कर देते हैं। जैसे D3 है तो D3 को हमने ड्राइव कर दिया, इसी के अंदर से हमने एक डायमेंशन टेबल निकाली D5, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और वो देख लेते हैं। The snowflake schema is a logical arrangement of table in a data warehouse. Logical arrangement of table को ही हम क्या बोल रहे हैं, snowflake schema. It gets its name because it's the diagram of the schema look like snowflake due to its branching structure. इसके branching structure की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, snowflake schema. ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी को बहुत ज़्यादा रिमूव करता है, स्प्लिट करता है डायमेंशन टेबल को इनटू स्मॉल सब डायमेंशन टेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसने क्या करा, एक डायमेंशन टेबल थी D3, उसके अंदर से एक स्मॉल डायमेंशन टेबल को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये होता है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्नोफ्लेक स्कीमा हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा, जिसको हम गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन है कि 2022-23 और 23-24 में पूछा गया था। अब फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा क्या, अब आप इसका डायग्राम देखो, कुछ क्या लग रहा है, ये स्टार स्कीमा की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर हम स्टार एक से ज़्यादा स्टार स्कीमा को कंबाइन कर दें एक साथ तो वो क्या बन जाता है,
फैक्ट कॉन्सलेशन स्कीमा। हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है ना फैक्ट कॉन्सलेशन स्कीमा क्या है, स्टार स्कीमा की फैमिली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टार स्कीमा होते हैं। ठीक है, सेम ही वर्क है इसका। अगर आप दो क्या कहते हैं स्टार स्कीमा को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फैक्ट कॉन्सलेशन स्कीमा। ठीक है, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल जो वर्क है सेम ही है, नॉर्मलाइज फॉर्म में रहती हैं। डायमेंशन टेबल एट्रीब्यूट को करता है अपने अंदर स्टोर, सेम ही चीज़ है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अफेक्ट कॉन्स्टलेशन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने सारे स्टार स्कीमों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो वहाँ थोड़ी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। इट इज ऑल्सो कोड गैलेक्सी स्कीमा बिकॉज इट कंटेन मल्टीपल फैक्ट टेबल दैट शो दैट शेयर कॉमन डायमेंशन टेबल। हम इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन टेबल होती हैं जो हमारे कॉमन डायमेंशन टेबल्स को क्या करते हैं, शेयर करती हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन क्या है इसका, कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मल्टीपल फैक्ट टेबल्स को अरेंज करना, डायमेंशन टेबल्स को इस तरीके से अरेंज करना कि वो कॉमनली एक दूसरे के साथ शेयर हो जाए, तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा क्या है। सिर्फ एक लाइन याद रखो कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा स्टार स्कीमों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ2 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा क्यूब्स। डेटाबेस सिस्टम और डेटा क्यूब के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। डेटाबेस सिस्टम आपको पता है, डेटाबेस सिस्टम क्या है, क्या करता है, हमारा डेटा को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है और उनको मैनेज करता है। बट जो हमारा डेटाबेस क्यूब है, डेटा क्यूब है, वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्कीमा है, जो क्या करता है, हमारे डेटा सेट को क्या करता है, एनालाइज करता है, हमें हेल्प करता है, हम मल्टीपल डायमेंशन से उसको क्या करें, एनालाइज करें। नेक्स्ट है जो इसका पर्पस होता है वो ट्रांजैक्शन और प्रोसेसिंग के लिए होता है, बट इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए ये हमारा यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टेबल में यानी रो और कॉलम की फॉर्म में होता है, बट ये क्या, जैसे क्यूब होता है ना, ये उसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इसके अंदर ऑपरेशन होता है क्रड, क्रड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाला इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं। बट इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, स्लाइस, डाइस, रोल अप, ये सब ऑपरेशन होते हैं। स्पीड जो इसकी फास्ट होती है, इसकी थोड़ी स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, MySQL, ओरेकल, ये इसके एग्जाम्पल है डेटाबेस सिस्टम की। अगर बात करूं डेटा क्यूब्स की तो माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विस क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटाबेस सिस्टम और डेटा क्यूब के बीच में क्या डिफरेंस है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ2 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, स्टेप्स ऑफ नॉलेज डिस्कवर इन डेटा। आपको स्टेप्स बताने थे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं किसी भी डेटा को डिस्कवर करने के लिए, आप जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो अब हम देख लेते हैं। तो नॉलेज डिस्कवर इन डेटा इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न एंड एंसाइंस फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये नॉलेज डिस्कवरी डेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो रो डेटा होता है ना, उसके अंदर से हम कुछ यूजफुल पैटर्न्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भाई देख लोगे कि अरे यार डेटा के अंदर ये अच्छा पैटर्न है या ये यूजफुल पैटर्न है, तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स तो होंगे, तो आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है कि भाई ये मेरा यूजफुल या हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है या इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो पहला होता है हमारा डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन क्या होता है, चूज द रिलेवेंट डेटा नीडेड फॉर एनालिसिस। आपको सबसे पहले रिलेवेंट डेटा को चूज करना आना चाहिए। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, डेटा आप कुछ और चूज कर रहे हो, आपको सेल्स का डेटा चाहिए और आप किसका ले रहे हो, HR का डेटा ले रहे हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको रिलेवेंट डेटा चूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले जब भी आपको डेटा चाहिए हो, भाई डेटा के अंदर कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, यानी डेटा के अंदर से जो भी एरर्स हैं, डुप्लीकेट है, मिसिंग वैल्यूज है, उनको क्या करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेटा को कन्वर्ट करना, भाई सुटेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना, या तो आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या आप पाई चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या बार ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग मैंने आपको बताया ट्रेजर हंट की तरह है, जिसके अंदर से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वही है अप्लाइड टेक्निक, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन टूल्स को हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके अंदर यूजफुल पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। पैटर्न इवोल्यूशन यानी आइडेंटिफाई द मोस्ट यूजफुल एंड
इंटरेस्टिंग पैटर्न फ्रॉम द रिजल्ट। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गए, डेटा माइनिंग की हेल्प से हमने काफ़ी सारे पैटर्न्स को फाइंड कर लिया। अब उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग पैटर्न कौन कौन से है, यूजफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल पैटर्न कौन से हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा पैटर्न इवोल्यूशन की। जो पैटर्न हमने सेलेक्ट किए उनको इवेल्युएट करना। अब नेक्स्ट है हमारा नॉलेज प्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब शो द डिस्कवर्ड नॉलेज यूजिंग रिपोर्ट्स, ग्राफ और डैशबोर्ड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब जो आपको नॉलेज मिली है उसको आप क्या करो, एक रिपोर्ट के थ्रू आप तैयार करो या रिपोर्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करो, ग्राफ के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू, जिससे हमें इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भाई वो देख के समझ जाए कि हाँ ये चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि आप इतनी मोटी फाइल बना के ला रहे हो, अरे आप इसको पढ़ो, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो इतना टाइम देगा उसको पढ़ने के लिए। बट अगर आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके लाओगे तो वो एकदम से समझ जाएगा हाँ ये चीज़ ये है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आपके इसमें क्या बताने, तो वही स्टेप्स बताने थे, और वो क्या है वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको इसके अंदर लिखने थे। तो यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने ऑल टॉपिक्स को कवर किया विद 3 PYQs क्वेश्चन। तो आप इतना कर लोगे तो यूनिट 1 आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, जहां आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं, और वहां आपको जॉब अपडेट्स और न्यू आपको इंटर्नशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप उसको भी जाके ज़रूर फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।